Hello and good morning everyone. I welcome you all at Overs IS. I hope everyone is doing well. So today is 10 January 2025 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. First article is same sex marriage से related यहाँ पर article है, इसे हम discuss करेंगे. Next article is India releases compilation of 10,000 human genomes. Okay, so what is human genome or how this can help in future to diagnose the diseases here. Next article is we need accessibility rules that are based on principles. Next is section 152 of Bharatiya Nyaya Samhita and last में we will discuss about dual citizenship here. So these are the topics which we are going to cover here today. So make sure you're watching the video till the end so that you can cover up all these topics here. And for PDF join Telegram channel Edovers IS. This is a Telegram channel. Link is provided in a description box so you can join via link there and directly you will search so you will find this channel over the Instagram channel. Okay, and आगे बढ़ने से पहले make sure you have subscribed the channel and make sure you are liking and sharing the videos with your friends and others. Okay, चलिए पहला आर्टिकल देखते हैं. पहला आर्टिकल है हमारा सेम सेक्स मैरिज सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट. देखिए यहाँ पर क्या होता है, अक्टूबर की बात है, 2023 की भी बात है. आप सभी को पता है यहाँ पर जो होमोसेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं, जो आपके एलजीबीटी कम्युनिटी से यहाँ पर आते हैं, तो अब उनमें क्या है, पहले होमोसेक्सुअलिटी क्या माना जाता था, एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था. क्या माना जाता था? इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था. लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पर इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है. ठीक है, आपका जो होमोसेक्सुअलिटी होती है, एलजीबीटी कम्युनिटी, आप सभी को इसके बारे में पता होगा, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो सेम सेक्स के लोग हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी को के तहत यहाँ पर जो लोग आते हैं, लाइक जो लेस्बियन है, गेज हैं, तो वो यहाँ पर रिलेशनशिप में रह सकते हैं. अब जब दो लोग रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो यहाँ पर फिर बात आती है कि हम शादी भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर शादी भी कर सकते हैं. तो इसी के चलते क्या होता है, पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर अक्टूबर 2023 में एक जजमेंट आता है. दिस साइड उन्होंने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि राइट टू मैरिज, ठीक है, मतलब राइट टू मैरिज, जैसे कि हम बात करते हैं कि राइट टू मैरिज में क्या है आपका कि आप शादी कर सकते हैं अपने पसंद से, मतलब आपकी जो चॉइस है उस बेसिस पर यहाँ पर कर सकते हैं. लेकिन देखिए यहाँ पर जब होमोसेक्सुअलिटी वाला, यहाँ पर आपका स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में आप सभी को पता होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसमें क्या प्रोविजन है. लेकिन जब आप शादी करते हैं तो उसमें जब इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सारी चीजें, तो वहां पर मेल और फीमेल इस तरीके के टर्म्स हैं. तो यहाँ पर जो पिटिशनर से दे वांटेड दैट कि मेल और फीमेल के प्लेस पर इसको तो आप रखिए, उसके साथ साथ यहाँ पर जो जनरल टर्म्स है ना, फीमेल फीमेल मेल मेल, मतलब इस तरीके के वर्ड्स भी आप इसको यहाँ पर क्या करिए, सेलेक्ट कीजिए. तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये एक जजमेंट आता है. So the five bench of the Supreme Court headed by the Justice B.R. Gawai on Thursday rejected petition seeking a review on the October 2023 judgment which refused legalize same-sex marriage. तो यहाँ पर 2023 में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से रिफ्यूज कर दिया गया था अक्टूबर में. ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो पिटीशन फाइल की गई वो किस बेसिस पर फाइल की गई कि ये जो जजमेंट है इसको रिव्यू किया जाए. तो लेकिन अभी भी यहाँ पर जो 5 जजेस की बेंच होती है उन्होंने इसको यहाँ पर पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है. ठीक है, ये आपका. सो वी हैव केयरफुली गोन थ्रू द जजमेंट्स डिलीवर्ड बाय जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, फॉर्मर जज है, स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिमा कोहली, एज वेल एज द कंकरिंग ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय द वन ऑफ जज P.S. Narasimha, constituting the majority view. We do not find any error apparent on the face of the record. The review bench held short order. The other judges on the bench are Justice Surya Kant and B.V. Nagaratha and Dipankar Datta. The petition were decided via circulation in the chamber of the judges. तो यहाँ पर ये जो जजमेंट को रिव्यू करने की बात की गई थी, जहां पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से रिफ्यूज कर दिया गया था, उसको रिव्यू करने की बात की गई थी, लेकिन अभी इस पिटीशन को रिफ्यूज कर दिया गया. ठीक है, क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया रिलीजेस कंपाइलेशन ऑफ 10,000 ह्यूमन जीनोम्स फ्रॉम 83 पॉपुलेशन ग्रुप. तो अभी इंडिया ने क्या किया है, हम देखेंगे 83 जो पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं तो उनकी जीनोमी जो है ना, ह्यूमन जीनोमी है, उसका पूरा जो कंपाइलेशन है उसको रिलीज किया है.
अब ह्यूमन जीनोमी सब सारी चीजें क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ह्यूमन जीनोमी जो हमें ये जीन्स होते हैं इनकी रीडिंग की जाती है, ठीक है। सो इंडिया हैज कंप्लीटेड एंड मेड अवेलेबल आर ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन ऑफ 10,000 ह्यूमन जीनोम्स रिप्रेजेंटिंग 83 पॉपुलेशन ग्रुप। इससे क्या होगा, मतलब कि हमारी जो 2% की जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका हमारे पास पूरा क्या है 4600 पॉपुलेशन जो ग्रुप्स है उनका हमारे पास डेटाबेस है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, दिस कलेक्शन विल सर्व एज अ टेम्पलेट ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन इनटू डिसीजेस एंड ड्रग थेरेपी। तो फ्यूचर में जैसे कोई यहाँ पर आपका कोई डिसीज है, उसके लिए हमें कोई ड्रग की जरूरत है, ये सारी चीजें हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इन जीनोमिक सीक्वेंसी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ड्रग होता है आपका, है ना, जो दवाइयां होती है, मेडिसिन होती है, उनका फॉर्मूला लाइक कई बार इस तरीके से डिजाइन होता है कि जैसे मुझे उसका असर कुछ और हो रहा है और जो सेकंड पर्सन है उस पर उसका जो असर है, कह सकते हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो किसी अलग तरीके से हो रहा है। तो हमें ड्रग का डिजाइन, हम जो केमिकल कंपाउंड मतलब कि कंपाइलेशन जो फॉर्मूला होना चाहिए, नॉट कंपाउंडेशन, व्हाट आई एम सेइंग हियर, फॉर्मूला होना चाहिए ड्रग का फॉर्मूला, वो किस बेसिस पर होना चाहिए कि अगर कोई भी तबके की पीपल यहाँ पर, कोई भी लोग यहाँ पर इसको लेते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर ना पड़े। जैसे होता है ना कि अरे मुझे इससे एलर्जी है, मुझे इस मेडिसिन से यहाँ पर एलर्जी होती है, सो आई डोंट यूज दिस हियर। सो जीनोमी इंडिया हमारा एक डेटाबेस है, ठीक है, जीनोमी इंडिया। सो द डेटाबेस एज इट इज नोन विल बी अवेलेबल टू द रिसर्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड इज हाउस्ड एट द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। तो जो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है वहां पर इसको पूरा आपका कंपाइलेशन किया गया है, सारी चीजें, ठीक है, सारी डेटा रखा गया और इसको वर्ल्ड में मतलब कि कोई भी इस चीज को एक्सेस कर सकता है आपको अगर उसकी जरूरत यहां पर पड़ी, ठीक है। सो देखिए, certain population groups show higher frequency of alligates or different version of same genes, ठीक है। सो वन ऑफ last 2 decades many countries have created database of the genome of their population for a variety of purpose including estimation disease risk, adverse drug reaction की कोई भी ड्रग है उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, adverse establishing genealogy and DNA profiling database। तो सिर्फ ये इंडिया ऐसा नहीं कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस तरीके के यहाँ पर जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं, पूरा डेटा जो होता है उसको यहाँ पर रखते हैं, जिससे कि फ्यूचर में लाइक कोई भी डिसीज हो रही है ना, तो ड्रग का जो फॉर्मूला हो उसका कोई एडवर्स इंपैक्ट ना पड़े उनके ऊपर। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये लेकर आए। अब देखिए हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। सो जीनोमिक सीक्वेंसिंग फिगरिंग आउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस इन अ जीनोम, द ऑर्डर ऑफ एडेनिन, साइटोसिन, ग्यूनिन एंड थायमिन दैट मेक्स अप ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएनए। देखिए आपको क्रोमोसोम्स पता है, आपका जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि हमारी ये सेल्स है, ठीक है, एक सेल की बात करें, इस सेल में ये हमारा न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये इस तरीके के आपने पेयर्स देखे होंगे लाइक दिस, इट इज सॉरी मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ, वो इस तरीके के आपके पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, एक्स के उसमें, ठीक है। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जीन्स होते हैं जिन्हें हम डीएनए भी कहते हैं। ये डबल स्ट्रैंड में होता है, ठीक है। आरएनए जो होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, मतलब इसकी एक ही लेयर होती है ऐसे, और डीएनए में डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में डबल स्ट्रैंड्स होते हैं। तो ये जो डबल स्ट्रैंड्स मतलब इनकी बात करें तो इसमें आपके प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर एक हो गया आपका साइटोसिन हो गया, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर दूसरा प्रोटीन आ गया। तो इसकी यहाँ पर रीडिंग मतलब क्या हम कर रहे हैं कि जैसे कि सी इसके साथ इसका अटैचमेंट है, यहाँ पर GA इसका अटैचमेंट है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर आपके हैं, बेस पेयर होता है आपका, ठीक है, और ये आपका जो होता है हेलिक्स होता है। फिर से आ गया CT, फिर से CT आ गया। तो ये जो है हम यहाँ पर जीन्स में ये जो प्रोटीन का आपका सीक्वेंस है किस तरीके से इसको हम देखते हैं, ठीक है। सो ह्यूमन जीनोम की बात करें, सो इट इज मेड ऑफ 23 क्रोमोसोम्स पेयर विद अ टोटल अबाउट 3 बिलियन DNA बेस पेयर। 3 बिलियन बेस पेयर्स हमारे होते हैं। देयर आर 24 डिस्टिंक्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स, 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, प्लस 1 आपका सेक्स डिटरमाइनिंग X एंड Y क्रोमोसोम्स होता है। आप सभी को ये पता होगा, है ना, कि 22 टोटल हमारी बॉडी में 20 कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें से गर्ल्स एंड बॉयज की बात करें तो दोनों में जो 22 होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन जो एक पेयर होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम होता है। तो मेल में वो Y क्रोमोसोम होता है, फीमेल में वो X होता है, ठीक है। तो इनका XY होता है, इनका XX ही होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करते हैं वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है। तो अगर X और X एंड Y का यहाँ पर क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन होता है ऐसा, तो बॉय होता है और एक्स एक्स होता है तो फिर वो गर्ल होती है. सो क्रोमोसोम्स 1 and 22 आर नंबर्ड रफली इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज. सो सोमैटिक सेल्स यूजली हैव 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पर ये बताया जा रहा है. तो देयर आर एस्टिमेटेड 20,000 to 25,000 ह्यूमन प्रोटीन कोडिंग जीन्स. तो ये जो कोडिंग है ना, ये तो इसकी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी की गई है. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा आर्टिकल. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज वी नीड एक्सेसिबिलिटी रूल्स दैट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल. देखिए इस आर्टिकल का, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, देखिए इतना बड़ा आर्टिकल है. इसका अगर हम आपको ब्रीफ बताएं तो ब्रीफ क्या निकल कर आता है. देखिए हम और आप एकदम परफेक्टली यहाँ पर फिट हैं, हेल्दी हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं. ठीक है, सारी चीजें हैं, आप सारे काम कर सकते हैं. हाँ, आप स्कूल जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पर नहीं, आप बस में आप कहीं स्कूल जाते हैं, प्रॉपर आपकी टीचर यहाँ पर आपको पढ़ाती हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं. यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो के थ्रू भी आप प्रॉपरली देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं सारी चीजों को. ठीक है, सेकेंड चीज यहाँ पर हो गई कि आपका एक देखना सुनना हो गया. दूसरी चीज, आप मान लीजिए आप बस से जा रहे हैं, यहाँ पर जो प्राइवेट व्हीकल्स लाइक पब्लिक व्हीकल्स हैं, आप व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं सारी चीजों का, तो क्या आपकी बस में आप प्रॉपरली यहाँ पर उस पर चढ़ जाते हैं, सारी चीजें आप प्रॉपर तरीके से चीजों को क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं. आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं. अब आप समझिए कोई पर्सन ऐसा है, डिसेबल पर्सन की यहाँ पे मेनली बात की जा रही है इस आर्टिकल में. ठीक है, वो यहाँ पर चल नहीं पा रहा. अब कोई ऐसा पर्सन है जो डिसेबल पर्सन है और उसकी बस अगर मिस हो जाती है ड्यू टू दिस डिसेबिलिटी, क्योंकि हमने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं क्रिएट किया है, ऐसा नहीं कंस्ट्रक्ट किया है जिससे कि जो डिसेबल पर्सन है वो उस चीज को प्रॉपरली एक्सेस कर पाए. ठीक है, पहली चीज ये हो गई. अब स्कूल भी, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी आप देख लीजिए. यहाँ पर हम एजुकेशन सिस्टम की भी बात कर ले कि हम तो जा रहे हैं, देख रहे हैं, जो लोग देख नहीं पा रहे हैं, जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो देख तो पा रहे हैं लेकिन वो सुन ही नहीं पा रहे कि आप क्या बोल रहे हैं. तो उस चीज में क्या वो प्रॉपरली इस चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. तो यहाँ पर ये इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि जो डिसेबल पर्सन है, ऑल्दो हम वी आर नॉट सेइंग कि यहाँ पर पूरी तरीके से कोई भी उनके लिए यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, कोई भी चीजें नहीं है, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए. लेकिन अगर हम नॉर्मल बेसिस पर देखें तो क्या ऐसी चीजें आपके पास अवेलेबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ओनली 2% होगा ज्यादा से ज्यादा इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डिसेबल पर्सन. सो द सुप्रीम कोर्ट इन राजीव रतौरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 हेल्ड रूल 15 ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल, जो हमारा 2017 है, वॉलिटिव ऑफ द रूल्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016. ठीक है, इसमें यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन है, सेक्शन 40, 45, 44, 45, 46, 89 इन द एक्ट इम्पोज अ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन फॉर द गवर्नमेंट. तो ये जो एक्ट है वो क्या करता है, गवर्नमेंट के ऊपर मैंडेटरी ऑब्लिगेशन को इम्पोज करता है. दैट दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट रूल. 15 वॉज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर विच द एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज वर नोटिफाइड. तो यहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस है ना, हर एक डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पर आपकी जारी की गई है ना. की एग्जांपल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग बैरियर फ्री इन्वायरमेंट्स, है ना, कि आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो कि जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए वो कोई बैरियर यहां पर ना बने. ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ? ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे बस को बॉडी कोड एंड अदर एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग. तो इसमें यही मतलब कि अगर पूरे आर्टिकल का यहाँ पर हम क्रक्स निकाल कर देखें तो सारी चीजें यही आती कि जो बैरियर्स हैं, है ना, ये जो बैरियर्स हैं उन्हें हम कैसे रिमूव करें जिससे कि जो लोग हैं, जो डिसेबल पर्सन है, अब देखो वो तो भगवान की देन है, जैसा उनका हो गया, जैसी भी चीजें हैं, लेकिन अब हम उनके लिए चीजों को किस तरीके से एक्सेसिबल बना सकते हैं और ना जो हमारे प्रिंसिपल हैं उन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होकर. ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. इसमें वही सारी चीजें की गई, जैसे कि यहाँ पर कनाडा का एग्जांपल गिवन है. कनाडा हैज डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू अचीव फुल एक्सेसिबिलिटी बाय 2040. तो कनाडा ने एक रोड मैप यहाँ पर क्या क्या आपका डेवलप किया है जिससे कि 2040 तक वो जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि चीजों को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर फुल एक्सेसिबिलिटी वो प्रोवाइड करेंगे. फोकसिंग ऑन हार्मोनाइजिंग स्टैंडर्ड across the country through 2 work stream with periodic reviews every 5 years adapt to changing need. तो इसमें यह भी कहा गया है कि हर 5 ईयर में क्या होगा, जो पीरियोडिक यहाँ पे रिव्यू किए जाएंगे और हम क्या क्या चेंजेस हमें करने चाहिए वो भी यहाँ पर देखा जाएगा. तो जो हमारा आरपी
डब्ल्यू एक्ट डिफाइन करता है बैरियर्स इन द ब्रॉड सेट फ्रॉम पॉसिबल वेर इन इंटेंजिबल बैरियर्स सच एज एन एटीट्यूडनल बैरियर आर रिकॉग्नाइज इन एडिशन टू टेंजिबल बैरियर सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपके यहाँ पर टू टाइप्स के बैरियर हो जाते हैं, एक होता है आपका टेंजिबल बैरियर और दूसरा होता है एटीट्यूडनल बैरियर्स। तो एटीट्यूडनल बैरियर्स मतलब एक हमारा जो होता है ना बिहेवियर, एटीट्यूड आपका कैसा है किसी डिसेबल पर्सन के लिए, और टेंजिबल बैरियर्स की बात करें तो वो आपका क्या हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी, और अगर हम प्राइवेट एंटिटीज भी, दे आर ऑल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स हियर। सो this has modified how accessibility is viewed and understood within physical and digital ecosystem। और आज के टाइम को तो पूरी चीजें डिजिटलाइज हो गई। आप सोचिए अगर कोई पर्सन, मैं यहाँ पर एक वीडियो बना रही हूँ, मैं खुद का भी एग्जांपल दे सकती हूँ यहाँ पर, आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ हियर, लाइक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अब देयर इज सम पर्सन हु आर नॉट एबल टू हियर दीज थिंग्स हियर, सो वो इस चीज को कैसे एक्सेस करेगा, है ना। तो मतलब हमें चीजें इस तरीके से करनी चाहिए कि हर एक पर्सन क्या करे, उस चीज को एक्सेस कर पाए। सो दस इट इज नेसेसरी टू इवॉल्व एक्सेसिबिलिटी पैरामीटर्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस टू ओवरकम टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बैरियर्स। तो हमारी जो थ्योरी है उसमें जितने भी हमारे पैरामीटर्स मतलब की थ्योरी है, जितनी भी हमारी प्रैक्टिस है, उसमें जो एक्सेसिबिलिटी के पैरामीटर्स हैं उन्हें हमें इन्वॉल्व करना चाहिए सो दैट वी कैन ओवरकम टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बैरियर्स हियर। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू हियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज सेक्शन 152 ऑफ द बीएनएस शुड नॉट बिकम अ प्रॉक्सी फॉर सेडिशन। देखिए आप लोगों को सेडिशन लॉ के बारे में यहाँ पर क्या पता है, सेडिशन लॉ क्या है। पहले जब हमारा आईपीसी सेक्शन था, आईपीसी सेक्शन 124, ये क्या कहता था, 124A जो था वो सेडिशन की बात करता था। सेडिशन मतलब कि अगर कोई पर्सन है वो कुछ ऐसा बोल रहा है और ऐसे उसने कुछ यहाँ पर बातें लिख दी, ऐसी कोई न्यूज बना दी, कुछ भी ऐसी चीजें जिससे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ, किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर ऐसा कुछ कर दिया और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो गया, यहाँ पर सारी चीजें हो गई, तो उस केस में यहाँ पर सेक्शन 124 लग जाता था आपका। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पिटीशन जाती हैं, सारी चीजें होती हैं जहां पर सेडिशन को यहाँ पर हटाया गया। तो आप ये पैरा पढ़िए, आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। द राजस्थान हाई कोर्ट इन द तेजेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2024 कॉशन अगेंस्ट यूजिंग सेक्शन 152 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता एज अ टूल टू स्टिफल लेजिटिमेट डिसेंट। ठीक है, तो पहले क्या था, हमारा आईपीसी का सेक्शन 124 था, इंडियन पिनल कोड, अंटिल द गवर्नमेंट रिकंसिडर द लॉ। ठीक है, फिर यहाँ पर ये हुआ कि अब हमारा भारतीय न्याय संहिता आ गया। भारतीय न्याय संहिता में हमने सेडिशन वर्ड को तो यूज नहीं किया। ठीक है, हमने इस वर्ड को, सेडिशन वर्ड को यूज नहीं किया कि हाँ सेडिशन जैसे कोई चीज है, लेकिन हमारा जो सेक्शन 152 है इसको आप पढ़ेंगे, इसका जो सेक्शन है वो क्या कहता है, देखिए। तो सेक्शन 152 की बात करें तो वो यही कहता है, criminalizing any act exciting secessions, armed rebellion and subversive activities जो है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कोई बिल आया, कोई एक्ट आया, अब मुझे लगा कि यहाँ पर फैक्चुअल बेसिस पर अगर मैं देखा जाए तो इस बिल में ये यहाँ पर लूप होल्स हैं, तो मैंने उसको क्या कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया। अब गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर उनको वो अच्छा लगा तो वो उसको बोल देंगे कि हाँ ठीक है अच्छा, अगर अच्छा नहीं लगा तो वो ऐसा बोल देंगे कि नहीं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडिया की जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, आप उसको इंडेंजर में डाल रहे हैं, सेपरेटिज्म की फीलिंग को आप इनकरेज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई यू आर नाउ कन्विक्टेड टू अंडर दिस सेक्शन हियर। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। तो इस बिल में वैसे सेडिशन की बात, मतलब कि सेक्शन 152 में सेडिशन की बात नहीं की गई है, लेकिन चीजें वही हैं। ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है आपका जो हमारी, कि वो किसको यहाँ पर करें। सो इट इज ऑल्सो क्रिमिनलाइजिंग एक्ट इनकरेजिंग फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म और इंडेंजरिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। व्हाइल द बीएनएस डज नॉट फॉर्मली यूज द टर्म सेडिशन, द राजस्थान हाई कोर्ट रिसेंट डिसीजन हिंट्स दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ सेडिशन स्टिल लूम्स लार्ज इन द बीएनएस। तो बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में तो और बड़ा मतलब कि हमें इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या है इस सेक्शन के साथ, देखिए पहला ये है कि सेक्शन 152 बीएनएस क्रिमिनलाइजेस एक्ट इंडेंजरिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ हमने माना कि आपका कोई भी ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से इंडिया की जो सोवरेनिटी है, यूनिटी, इंटीग्रिटी यहाँ पर इंडेंजर्ड हो रही है, तो उस एक्ट को हमने क्रिमिनलाइज किया, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया कि वो एक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उनको अगर लगा कि हाँ आप
आपने ये जो बोला है, आपने ये जो लिखा, इसकी वजह से यूनिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी यहाँ पे इंडेंजर्ड में है, तो दे विल क्रिमिनलाइज यू, है ना, वो क्रिमिनल हो गया आपका. So, however, what constitutes such endangerment under section 152 has not been defined. देखिए वही कहा जा रहा है. So, ये जो provision है that is very vague and amenable to expensive interpretation by enforcement authorities. ठीक है, तो enforcement authority के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है. Second, the term knowingly in section 152. अब इसका आप बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं. आप एक यूट्यूबर हैं. क्या है आप एक यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर है, आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं. मान लीजिए यहाँ पर आपके 1 बिलियन यहाँ पर क्या है सब्सक्राइबर्स हैं. ठीक है, कितने 1 बिलियन. तो आपको पता है कि आपके इतने सारे फॉलोवर्स हैं. अगर आप एक वीडियो यहाँ पर डालेंगे तो ये 1 बिलियन लोग जो हैं वो इस वीडियो को देखेंगे ही देखेंगे. ठीक है, मान लीजिए कुछ यहाँ पर कम ज्यादा होंगे लेकिन ये देखेंगे. तो आपको ये चीज पता है, लेकिन आपने अननोइंगली, आपका इंटेंशन ये नहीं था कि हाँ आप ये चीजें बोले, लेकिन कोई चीज ऐसी आती है गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ भी, आपने उसको क्या कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया. तो यहां पर ये हो जाएगा कि आपको यहां पर पता था कि आपके यहां पर इतने फॉलोवर्स हैं, वो आपकी बातें सुनेंगे, देखेंगे, तो वो किस तरीके से उस चीजों को निकालेंगे और वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे. लेकिन आपने जानबूझकर किया है, आपने इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन व्हाट दे आर सेइंग कि आपने जानबूझकर किया. क्यों? क्योंकि आपके पास 1 मिलियन फॉलोवर्स थे. तो ये टर्म यहाँ पर एक बहुत ही वेग है, वी कैन से हियर. सेकंड, द टर्म नोइंगली इन सेक्शन 152 सब्सटैंशियली लोअर द थ्रेशोल्ड फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया. देखिए वही कहा जा रहा है ना, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया. इवन इफ अ पर्सन डज नॉट हैव द मैलिशियस इंटेंट टू इंसाइट एक्टिविटीज और फीलिंग prohibited under section 152, they can still be considered liable for the offense if they share a post knowingly. It will reach a large audience and may provoke such activities or feelings. तो उसमें वही कहा जा रहा है कि आपका इंटेंट वो नहीं था, लेकिन आपको पता है कि आप कितने सारे फॉलोवर्स हैं, और अगर आप ये जो चीजें हैं सोशल मीडिया पर आप शेयर करेंगे तो लोगों की जो फीलिंग है, जो एक्टिविटी है, वो यहाँ पर क्या होगी, प्रोवोक होगी. तो आपने क्या किया है, जानबूझकर ही किया है. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको हमें क्या करना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं. देखिए, सो द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिगार्डिंग द सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी, आउट ऑफ 148 पर्सन अरेस्टेड बिटवीन 2015 and 20 फॉर सेडिशन, ओनली 12 पीपल वर कन्विक्टेड इन 7 केसेस हियर. ठीक है, तो इसमें वे फॉरवर्ड कहा जा रहा है कि जुडिशरी ने कई बार यहाँ पर सब्सिक्वेंटली इस चीज को इंटरप्रिटेट किया है कि हमें एक बैलेंस यहाँ पर स्टैब्लिश करना होगा. यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एक्ट भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे केसेस है, सॉरी. सो इन बलवंत सिंह वर्सेस ANR स्टेट ऑफ पंजाब 1995, द कोर्ट ड्रो अ लाइन डिमार्केशन बिटवीन कॉजुअल स्लोगनिंग एंड इट्स रिपरकशन और कॉन्सिक्वेंसेस रिक्वायरिंग अ डायरेक्ट कैजुअल एक्सेस. तो इस यहाँ पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे कि मैंने कोई रैली निकाली, ठीक है, और उसमें मैंने कोई स्लोगन किया, सारी चीजें करी, और उस स्लोगन के कारण ही क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट हो गया, ठीक है, सारी चीजें हो गई, तो वहां पर इस चीज को माना जाएगा कि हाँ, लेकिन आप इस तरीके से यहाँ पर नहीं कर सकते. सेकंड, यहाँ पर फर्दर जावेद अहमद हसाम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ORS 2024, द कोर्ट सेड इफेक्ट ऑफ द वर्ड मस्ट बी जज फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म एंड करेजियस मैन एंड नॉट दोज वीक एंड वैसिलेटिंग माइंड. तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन बंदा क्या बोल रहा है. मैं भी कुछ बोल सकती हूँ, यहाँ पर सामने वाला पर्सन है वो भी कुछ बोल सकता है. तो आपको वर्ड्स पर फोकस करना होगा और कौन सा इंसान क्या बोल रहा है उस चीज पर भी आपको ध्यान देना होगा. तो मैं ये उम्मीद करती हूँ आपको ये जो पार्ट है, ये जो आर्टिकल है, वो यहाँ पर क्लियर होगा. ठीक है, तो सेडिशन लॉ की देखिए पहले बात कर रहे थे, अब तो वैसे है नहीं, यहाँ पर हमारा 152 आ चुका है, लेकिन ये सेडिशन लॉ था क्या, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये ज्यादा न्यूज में भी था आपका एक टाइम पर. सो देखिए, इट डिफाइंस सेडिशन एज अ ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन अदरवाइज ब्रिंग अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट, जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के खिलाफ में यहाँ पर, और जो गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उसके खिलाफ में कोई हेट्रेड फैला रहा है ना, अपने वर्ड से, यहाँ पर रिटन में या फिर कोई साइन से, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो ये आपका सेडिशन के अंदर आता है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए तो ये हमारा जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे वो लेकर आए थे, क्योंकि उस टाइम पर क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें, प्रोटेस्ट वगैरह चल रही थी, तो इंडियन पीनल कोड में इसको 1860 में इनेक्ट किया गया था.
ठीक है। तो ये यहाँ पर चीजें आ गई थी कि जैसे कि फ्रीडम मूवमेंट लाइक आपके लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह एक्सेट्रा, इन सबको कन्वर्ट किया गया था इन सेडिशन में, ठीक है, कि वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू, स्पीच के थ्रू यहाँ पर गवर्नमेंट जो ब्रिटिश रूल थे उसकी एक्टिविटीज को यहाँ पर क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया ओपन टू द आइडिया ऑफ डुअल सिटीजनशिप। देखो ये यहाँ पर क्या है, आपका एक डिबेट है, ये जो आर्टिकल आपका यहाँ पर है, दिस इज अ डिबेट हियर कि इंडिया को क्या डुअल सिटीजनशिप का जो आइडिया है इसको ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखो हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, सिटीजनशिप जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, ठीक है, कि सिटीजनशिप एक होता है। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, क्या, सिंगल सिटीजन। लेकिन यूएस की बात करते हैं और कुछ कंट्रीज में यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप भी रहता है। अब अगर हम डुअल सिटीजनशिप देते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हम प्रोज की बात कर लेते हैं और कॉन्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें जो है मेनली कॉन्स के बारे में ही, मतलब कि जो डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में कहा कि देखिए कोई भी पर्सन अगर आपका इंडियन सिटीजन होता है, ठीक है, इंडियन सिटीजन होता है, इसका मतलब क्या है, इंडिया में जो चीजें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक होते हैं आपके एनआरआई, उसको भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है, एक होते हैं आपके ओवरसीज सिटीजन, ठीक है। सो एनआरआई कौन है आपके, एनआरआई वो लोग हैं जो कि इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, लेकिन उनके पास जो सिटीजनशिप है वो किसकी है, इंडिया की है, तो वो आपके एनआरआई हो जाते हैं। और जो हम बात करते हैं किसकी, ओवरसीज, जो आपके ओसीआई जो है ना, ओवरसीज जो इंडियन सिटीजन है, वो कौन होते हैं कि उनके दादा परदादा इंडिया में पैदा हुए हों, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इंडियन रहे हो, उनके दादा परदादा या फिर उनके फादर कोई भी इंडियन रहे हो, लेकिन वो जो बंदा है वो किसी फॉरेन कंट्री में रहता है और वहीं का वो सिटीजन है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली से कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हैं उसकी जो लाइक जनरेशन है उसमें से दादाजी परदादाजी कोई भी यहाँ पर इंडियन सिटीजन रहे हो, तो हम उनको क्या मानते हैं, एक ओवरसीज इंडियन सिटीजन मानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एनआरआईज को यहाँ पर जो इंडिया के लॉज हैं, इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें यहाँ पर सारी चीजों का बेनिफिट मिलता है, लेकिन इनको यहाँ पर नहीं मिलता है। ये पार्ट आपको क्लियर है। तो कुछ लोग इसका यहाँ पर विरोध भी कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उनको एक ओसीआई कार्ड भी दिया जाता है। सो नाउ आई नेवर अंडरस्टूड दैट रीजन फॉर दिस चेंज इन द डेजिग्नेशन एज द ओसीआई कार्ड डज नॉट कन्फर एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एनी एडिशनल फैसिलिटीज, उनको कोई एडिशनल फैसिलिटीज नहीं मिलती, बट एक यहाँ पर क्या होता है ना, सेंस ऑफ अटैचमेंट कह सकते हैं कि हाँ कि हम इंडिया के थे, जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम कहते हैं ना हाँ हम इंडियन सिटीजन है, तो ये चीजें आ जाती है। सेकंड इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम डुअल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो इससे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर्ड हो जाती है, आपकी लॉयलिटी इसमें भी डिस्कस किया गया कि आपकी जो लॉयलिटी है वो शेयर हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप यूएस के भी सिटीजन हैं, आप इंडिया के भी सिटीजन हैं, इंडिया में यहाँ पे कुछ चल रहा है, कोई भी पॉलिटिकल कह सकते हैं कि फिनोमिना चल रहा है, यूएस में कोई पॉलिटिकल फिनोमिना चल रहा है। अब मान लीजिए यूएस का पॉलिटिकल फिनोमिना और इंडिया का फिनोमिना दोनों ही डिफरेंट है ना, दोनों ही एक दूसरे के कंट्रास्ट में, तो फिर आप किसको फेवर करेंगे, इंडिया को या फिर यूएस को, है तो आप दोनों ही कंट्री के सिटीजन, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आ जाती है ना कि आप किसको फेवर करेंगे। पहली चीज आ गई। दूसरी चीज में ये कही जा रही है आपकी कि लाइक अगर हम इंडियन सिटीजनशिप मतलब डुअल सिटीजनशिप भी करते हैं तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इन अदर वर्ड सिटीजन्स ऑफ द यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जाम्पल वुड नॉट ओनली हैव पॉलिटिकल लॉयलिटी टू दोज कंट्रीज बट ऑल्सो द राइट टू वोट इन इंडिया। ये चीज यहाँ पर आ जाती है। सेकंड चीज में ये कहा जा रहा है कि लाइक यहाँ पर अगर आप इंडियन सिटीजन है, आप वोटिंग करते हैं तो आप वहां पर पॉलिटिकली क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिटिकली। और मतलब कि जैसे इंडिया की रोड कैसी है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया में चीजें कैसी चल रही हैं, तो हम जो इंडिया में लोग रहते हैं, इसमें एक चीज और भी क्रिटिसाइज किया कि जो एनआरआईज हैं ये यहाँ पर वोट करते हैं, वो तो यूएस की फैसिलिटीज ले रहे हैं, बस यहाँ आकर क्या करें, वोट कर दे रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर जीत जाती है। लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी तो नहीं पता ना कि इंडिया में क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो ये वाला एक पॉइंट भी यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर आप डुअल सिटीजनशिप देते भी हैं तो एक यहाँ पर लाइन आपको डिमार्केट करना होगा। बेस्ट एग्जांपल्स दिए हैं, ये वाला जो पैरा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू हियर। लाइक इसमें एक बात की गई किसका, मिर्रा अल्फासा नोन एज द मदर हुज वर्क इंस्पायर्ड मैनी एंड हु फाउंडेड द अरबिंदो आश्रम इन पुडुचेरी। इन्होंने अरबिंदो आश्रम को पुडुचेरी को फाउंड किया। बिकम ए इंडियन सिटीजन डिस्पाइट अर्लियर कैंपनिंग फॉर डुअल सिटीजनशिप। तो ये पहले डुअल सिटीजनशिप के लिए कैंपनिंग करी थी, लेकिन वो फिर इंडियन सिटीजन बन गई। मदर टेरेसा की बात कर रहे थे तो शी वॉज ऑल्सो इंडियन सिटीजन, उन्होंने एक्वायर किया। अब देखो यूएस में भी क्या है, यूएस का भी एक रूल है,
ठीक है, कि यूएस का क्या रूल है। एलन मस्क की बात करते हैं। इंडिया यूएस का ये रूल है कि जो यूएस की टेरिटरी में जो पैदा हुआ होगा, यूएस का सिटीजन है, वो यूएस की टेरिटरी में जो पैदा हुआ होगा, उसका बर्थ कहाँ, यूएस की टेरिटरी में हुआ, वही प्रेसिडेंट बन सकता है। अब एलन मस्क की बात करते हैं। एलन मस्क ने यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग में उसमें बहुत अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। वाई? बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुए थे, इसलिए वो यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, तो हमें कुछ तरीके से यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करनी होगी, एक रिजल्ट लॉज लेकर आने होंगे, जिससे कि हम क्या कर सके, ये जो सिटीजनशिप वाला जो चैलेंज जो भी हम फेस करते हैं उसको रिजॉल्व कर सके। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। सो देखिए, आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।